तो बाबू सबसे पहले हम लोग मैथ की शुरुआत करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है रियल नंबर। क्या आता है बाबू? इसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? चलिए बाबू ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्योंकि सम स्टूडेंट आर द क्वालिफाइड एंड सम स्टूडेंट आर नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, कुछ बच्चे जानकार है, कुछ बच्चे जानकार नहीं है, तो सभी को जानना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप है। क्या है ये? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, इसको रेशनल और इनरेशनल। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय समझ गए होंगे। अब इसमें आता है बात कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सबको समबडी स्टूडेंट आर क्वालिफाइड। चलिए हम बता ही देते हैं, सब लोग अगर ना लिखे हैं तो पेन पेपर निकालिए और लिख डालिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या है? गुड, क्योंकि P बटा Q के जो संख्या P बटा Q के रूप का होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। उसको कहते हैं परिमेय संख्या। और बात आती है अपरिमेय संख्या की। तो वैसा संख्या जो P बाई Q के रूप का नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ये जो है वास्तविक संख्या के ये दो रूप है। ठीक है, वास्तविक संख्या कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, और वो है परिमेय और अपरिमेय। अब बात आती है परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? पहले देख ले बाबू, पहले क्वालिफाइड हो जाना है। ठीक है, तो हम सब सम और विषम संख्या जानने से पहले एक संख्या है जिसका नाम है प्राकृत या प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल। ठीक है, नेचुरल यानी प्राकृतिक। ठीक है, नेचुरल नंबर या नेचर नंबर, तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो वैसा संख्या जो गिनती की संख्या हो, जिसमें जीरो शामिल नहीं हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये संख्या है जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। इसकी कुछ विशेषता होती है। ठीक है, इसकी विशेषता है कि ये इसकी सबसे छोटी संख्या, अच्छा इस संख्या जो है जीरो को भी रखना चाहिए, क्योंकि जीरो जो है सबसे छोटी संख्या है। 1 से 9 तक में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन है तो जीरो, और बड़ी संख्या, लेकिन इस जीरो को जो है नवीन पद्धति में हटा दिया गया है, क्योंकि 1 को रखा गया है। 1 और 9। ठीक है, छोटी संख्या को 1, बड़ी संख्या को 9। अब आगे अंक जैसे बढ़ेंगे तो 1 पर 1 लाएंगे। ठीक है, 1 पर 2 लाएंगे, 1 पर 3 लाएंगे, ऐसे संख्या बनेगा और लास्ट में 99 बनेगा। तो 2 अंक की जो संख्या आएगी तो 11 तो 1 पर 1 रखेंगे तो, लेकिन 1 पर अब 0 डालकर हम संख्या का पुनरावृत्ति आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है,
तो 2 अंक आपका 10 में शुरू होता है। 1 से 9 में एक ही अंक है, लेकिन जैसे हम अंक बढ़ाना चाहें तो 0 लगाएंगे तो क्या हो गया, ये 0 लगाएंगे तो क्या होगा, 10 हो गया। ठीक है, तो 2 अंक की छोटी संख्या कौन है, 10, और बड़ी संख्या कौन है, 99। उसी प्रकार अगर 3 अंक में जाएंगे तो 99 के बाद क्या होगा बाबू, उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले की संख्या। ठीक है, परवर्ती संख्या। ये 2 संख्या बाबू ध्यान रखना है। पूर्ववर्ती संख्या में 1 घटाते हैं, ठीक है, परवर्ती संख्या में 1 जोड़ती है। दोनों का रूल याद रखना है। कोई भी अंक आ जाए, कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, अगर उस अंक में 1 घटाते हैं तो पूर्ववर्ती अंक निकल जाता है। जैसे मान लो कि हमने दे दिया, ठीक है, कितना है बाबू, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 1 है। इसके पूर्ववर्ती अंक पूछा जाए तो क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10,000 बचेगा। लेकिन जैसे पूछा जाएगा परवर्ती संख्या क्या है तो क्या करेंगे बाबू, 10,000 1 में प्लस कर देंगे 1 तो क्या हो गया, 10,002 हो जाएगा। ठीक है, पूछ दिया जाएगा कि 999 का परवर्ती संख्या क्या होगा, क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे और क्या हो जाएगा, ये 1,000 हो गया। कितना हो गया, ठीक है। तो इस तरह से परवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, 3 अंक में जाएंगे तो 99 के परवर्ती संख्या कितना है, तो 99 में 1 जोड़ दो, क्या होगा, 99 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 100। ठीक है, और फिर हम इसी 9 संख्या से ही, इसी प्राकृत संख्या से ही हम किसी और अंक को निर्माण करते हैं। तो प्राकृत संख्या का अधिकतम बेहतर संख्या कहा जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि इतनी संख्या है जिसको लिख पाना संभव नहीं है। लेकिन छोटी से छोटी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या तो गिनती के संख्या को क्या कहते हैं, जिसमें 0 शामिल नहीं होता है, लेकिन वही पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। जब इसको पूर्ण संख्या बनाएंगे, कौन संख्या बाबू, पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। 0 1 2 3 4 5, ये सब 9 तक ही नहीं, अनंत तक जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0। कौन है, ठीक है, 0 पूर्ण संख्या है। इसीलिए अब इसमें धनात्मक भी आते हैं, ऋणात्मक भी आते हैं। ठीक है, तो 0 को पूर्ण माना जाता है, 0 से कोई छोटा पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत बनते जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिख पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पूर्ण संख्या बनते हैं। अब पूर्ण संख्या में सम संख्या, विषम संख्या, ये सब आते हैं। ठीक है, तो सम संख्या कौन कौन आएगा, सम संख्या, विषम संख्या,
संख्या में ही ये सब पद्धति है, ठीक है। सम संख्या में आएगा आपका 2, 4, 6, 8 अनंत। विषम संख्या में आएगा 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। इस तरह से संख्या जो है बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सम को भी जान गए, विषम को भी जान गए, पूर्ण संख्या को भी जान गए, परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, थोड़ी सी इसका रिवीजन करनी चाहिए, ठीक है। वास्तविक संख्या में क्या है? वैसा संख्या जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या होती है तो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या में क्या है कि वैसा संख्या जो p/q के रूप का होता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जो p/q के रूप का नहीं होता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। ग्रेगर क्रियर जो थे उन्होंने बताते हैं कि गिनती की संख्या जो है भगवान की दी हुई महात्म धन है, ठीक है। ईश्वर की दी हुई वरदान है, ठीक है। ईश्वर की दी हुई क्या है? वरदान है। पूर्ववर्ती संख्या समझ गए कि पूर्ववर्ती में 1 घटा देते हैं, ठीक है। अगर दे दिया जाए कि 1000 अंक है, चाहे 1 लाख है, चाहे कुछ भी है, बस कुछ नहीं करना है, बस 1 को घटा देना है। क्या करना है? 1 को घटाएंगे तो क्या होगा? 9 आना शुरू हो जाएगा। 2, 4, 5 0 है, 2, 4, 5 कितना है? काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 99,999, ठीक है। 1 घटाएंगे उतना बच जाएगा। तो इस तरह से पूर्ववर्ती भी आप समझ गए हो। अब है परवर्ती संख्या। तो किसी भी संख्या में 1 जोड़ दे रहे हैं तो क्या निकल कर आ गया? परवर्ती संख्या निकल गया। अब आती है बात पूर्ण संख्या की। तो 0 उसके बाद जो भी अंक आ रहा है सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या असंभव लिखना है, ठीक है। उसको संभव नहीं है लिख पाना, ठीक है। सम संख्या 2, 4, 6, 8 ऐसे इसको हम इवन नंबर बोलते हैं। और विषम ओड नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से विषम संख्या निकल कर आती है। तो ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझते हैं। जब हम पूर्ण संख्या बनाते हैं, सम बनाते हैं, विषम बनाते हैं तो इसमें एक और संख्या आता है अभाज्य। क्या आता है बाबू? अभाज्य संख्या आता है। और अभाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या को रूढ़ भी कहा जाता है। कथी? रूढ़ संख्या। और इसका एक और नाम है यौगिक। क्या बोलते हैं बाबू? यौगिक। तो इस अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? प्राइम नंबर, ठीक है। यौगिक को बोला जाता है या रूढ़ को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कैसा नंबर? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होते हैं? जिसमें स्वयं से भाग लगता है, ठीक है। जिसमें एक या स्वयं से भाग लगे। स्वयं का मतलब हुआ खुद से। खुद जो संख्या होगा उसे स्वयं उसी से भाग लेगा, दूसरे से भाग नहीं लेगा। तो आप जान जाएंगे कि जो स्वयं से भाग लग रहा है, खुद से भाग लग रहा है, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए बाबू। तो क्या होगा? 2 ले लीजिए, 3, 5, 7, 9 में तो लग जाएगा। 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस तरह और संख्या आएंगे जो आपको स्वयं से या एक से भाग लगेगा, ठीक है। तो इस तरह की संख्या को हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है।
अब रूढ़ या यौगिक, तो वैसा संख्या जिसमें एक स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाए। ठीक है, एक स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाए तो उस संख्या को हम यौगिक संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 9 भी आएगा, 9, 10। तो ये सब देखिए, आप खुद देखिए, इसमें देखिए स्वयं 2 से भाग लग जाएगा, 1 से लगाएंगे तो भी लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो भी लग जाएगा। तो ये यौगिक इसीलिए कहता है कि स्वयं से भी लग गया, 1 से भी लग गया और किसी और अंक से भी लग जाता है, तो उसको हम यौगिक कहते हैं या रूढ़ कहते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू जो लोग पहले नहीं लिखे हैं जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपको ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, अब आता है बात सह अभाज्य। क्या आता है बात बाबू? सह अभाज्य संख्या। कौन बताएंगे बाबू? ठीक है, उसमें क्या होता है बाबू? एक के अलावा सहभाज्य। सहभाज्य यही है कि अभाज्य बाबू? और रहेगा। चलिए, सह अभाज्य संख्या, तो इसमें क्या होता है? स्वयं से खुद से लगता है और स्वयं खुद या किसी और से भी, किसी और से नहीं लेगा, तो ये सह अभाज्य को हम अभाज्य भी कह सकते हैं। वैसा संख्या जो स्वयं से खुद से लगे और किसी और से ना लगे तो उसे सह अभाज्य कहते हैं। तो सह अभाज्य क्लियर हो गया। अब इसमें जो सभी संख्या में एक प्लस पॉइंट बनता है उसका नाम है नेगेटिव पॉजिटिव, यानी धनात्मक ऋणात्मक। कौन संख्या बाबू? धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक तो वैसी संख्या जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो उसको हम धनात्मक संख्या कहते हैं। जो संख्या 0 से बड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। और वैसा संख्या जो 0 से छोटा हो, ठीक है, 0 से छोटा हो, मान लेते ये 0 है, यहाँ पे माइनस में 9 हो, माइनस में 8 हो, माइनस में 7 हो, माइनस में 7 हो, माइनस में 6 हो, माइनस में 5 हो, माइनस में 550 हो, माइनस में 1000 हो। ठीक है, 0 से सब क्या है? छोटा है। याद रखना, अगर माइनस में आपको देखो ये बड़ा अंक देख लो, ये कितना बड़ा अंक है, लेकिन ये माइनस में है तो 0 से बड़ा कि छोटा? आपको बताना है 0 से छोटा। ठीक है, तो कोई भी अंक अगर वो माइनस में है तो वो 0 से छोटा है। कितना भी बड़ा अंक हो तो आप अंक को देख करके भी विजुअलाइज कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो कि वो 0 से बड़ा है या छोटा है। तो याद रखना है, धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है जिसका नाम है 0। ठीक है, यही डिफाइन करता है किसको बाबू? ये डिफाइन करता है धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की कड़ी को। ठीक है, हम सब एक धनात्मक और ऋणात्मक की पद्धति को समझ लेते हैं। मान लो बाबू यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस में नहीं आएगा बाबू,
ऐसे 1 लिख सकते हो, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया होती है नंबरेज वाइज बैकअप होता है। खैर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब पूछ दिया जाए, कोई क्वेश्चन क्या होता है, मान लेते हैं -4 बड़ा आखिर 10 बड़ा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दे देते कहा -20 बड़ा कि 2 बड़ा, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि 0 के पीछे चाहे कोई भी अंक माइनस में क्यों ना हो, वो सब छोटा है। वो सब क्या है? जब 0 से छोटा है तो किसी अंक से वो कैसे मोटा होगा या कैसे बड़ा होगा, वो तो ऑलरेडी छोटा होगा। तो जब 0 से छोटा है तो ये 2 से भी तो छोटा है, ठीक है। तो बड़ा पूछा जाए तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो किसी भी अंक में अगर दे दिया जाए -25, ठीक है, और 5, दोनों में कौन बड़ा है, तो आपको लगाना है 5 बड़ा है, ठीक है। उसी तरह पूछ दिया जाए -125 और 550, कौन बड़ा है, तो ये तो ऑलरेडी देख के बता दिए कि बड़ा है, ऑलरेडी देख करके बता दिए कि बड़ा है। लेकिन हमने दे दिया ये अंक, देखिए दोनों में कौन बड़ा है, तो ये हम कैसे जान गए कि बड़ा कौन है? अगर इसमें और अंक आ जाए, ठीक है, इसमें और अंक आ जाए तो थोड़ी सी लंबा हो गया। इस ऐसे प्रोसेस में अंक को देख करके पहचानने में दिक्कत आती है, ठीक है। अगर बड़ा बड़ा अंक आ जाए, ठीक है, तो इसमें जो है आपको थोड़ी कंफ्यूज होता है, अक्सर बच्चा कंफ्यूज होते हैं। ऐसे अंक आ जाए तो आप स्थानीय मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? देखेंगे 6 6 बराबर है, 4 4 बराबर है, 2 2 बराबर है। अब यहाँ पर क्या रहा है? अब देखिए कौन बड़ा है, 4 बड़ा कि 8 बड़ा? 8 बड़ा, इसलिए ये अंक बड़ा है, ये अंक बड़ा है। तो जब अंक बड़ा बड़ा हो तो आप कोशिश करिए कि उसको स्थानीय मान में कन्वर्ट करिए। 4 देखिए 4 4 4 मैच कर गया, 6 6 भी मैच कर गया, फिर 4 4 की जगह पर क्या आया, देखे कि नहीं, यहाँ 4 यहाँ 6 है, अच्छा 2 है, ओके ओके, ठीक है, ये 4 है, यहाँ पे 2 है। तो अब बताइए कौन बड़ा है? बड़ा कौन है? 4, तो ये बड़ा। कौन बड़ा है? ये बड़ा रहा। तो बड़ा अंक और छोटा अंक अगर विशाल अंक का एकदम आसानी से